हेलो डियर एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द ब्लिस इंग्लिश को और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके पाइए सारे अमेजिंग वीडियोस के अपडेट और हमारे डेली शॉर्ट क्विजेस और नोट्स को एक्सेस करने के लिए ज्वाइन करें हमें टेलीग्राम और फेसबुक पे। हेलो डियर एस्पिरेंट, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीरो लेवल वर्ब। जीरो लेवल वर्ब कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग वर्ब को एकदम रूट लेवल से पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड ऑन 3 टर्म्स, दैट इज़ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब वर्ब समझने के लिए पहले तो आपको सब्जेक्ट समझना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है कि अगर वो पर्सन है, ठीक है, तो सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहा है या वो एक्शन कौन कर रहा है, तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। और अगर वो नॉन लिविंग थिंग है तो वो क्या चीज़ के बारे में बात हो रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के ज़रिए उसको देखते हैं, जैसे कि इंडिया इज़ द बेस्ट। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, तो इंडिया के बारे में बात हो रहा है, तो इंडिया आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया इज़ द बेस्ट, इंडिया इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ओके। चलिए, सेकंड एग्जांपल है आपका राम किल्ड रावण। यहाँ पे राम ने रावण को मारा, लेकिन मारने का काम कौन किए, राम जी ने किया। तो राम जो है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्शन परफॉर्म राम कर रहे हैं, तो राम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। लाइकवाइज अशोका वाज ग्रेट, हु वाज ग्रेट। आपको यहाँ पे हु का आंसर मिल रहा है, हु वाज ग्रेट, तो अशोका वाज ग्रेट, ठीक है। सब्जेक्ट समझ में आ गया। अब समझते हैं वर्ब क्या होता है। देखिए, वर्ब को डिफाइन करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि पहला है आपका एक्शन, स्टेट और पोजीशन, ठीक है। एग्जाम्पल के ज़रिए उसको समझते हैं। पंकज सर लुक्स हैंडसम, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लुक्स है यही आपका वर्ब है, क्योंकि ये आपका अवस्था बता रहा है कि मैं कैसा दिखता हूँ, ठीक है। तो ये आपका स्टेट के ज़रिए डिफाइन हो रहा है वर्ब के बारे में कि मैं कैसा दिखता हूँ। तो पंकज सर लुक्स हैंडसम, ठीक है। यहाँ पे स्टेट है जो डिफाइन कर रहा है कि लुक्स वर्ब है, ठीक। सेकंड एग्जांपल देखते हैं आपका आई हैव पेन। मेरे पास एक पेन है, ठीक है। तो ये बताइए, मेरे पास पेन है, तो आई तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। मेरे पास वो चीज़ है, ये आपका हैव दिखा रहा है, ठीक है। हैव के ज़रिए पता चल रहा है कि इस पेन पे मेरा अधिकार है। अधिकार यानी पोजीशन है, तो पोजीशन के ज़रिए हम पता कर लेंगे कि ये हमारा वर्ब है। आई हैव पेन, हैव यहाँ पे आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं आपका। तो थर्ड एग्जांपल है आपका राम किल्ड रावण, ठीक है। तो राम जी रावण को मार रहे हैं। यहाँ पे जो मारने वाला काम हो रहा है यही आपका वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन से डिफाइन हो रहा है कि राम ने रावण को मारने का काम किया। यहाँ पे एक्शन से डिफाइन हो रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा किल्ड, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्ट की ओर। आइए समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, जिस पे आपका कर्ता यानी सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ेगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के ज़रिए उसको अच्छे से क्लियर करते हैं, जैसे कि नेहा इट्स अ मैंगो। नेहा आपका सब्जेक्ट है, इट्स आपका वर्ब है, अ मैंगो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए समझते हैं। देखिए, नेहा तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नेहा खाती है, खाती आपका वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये एक खाने का काम कर रही है, ठीक है। ये काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो मैंगो पे पड़ रहा है, यानी नेहा मैंगो खाती है, तो ये मैंगो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या खाती है, तो मैंगो खाती है, इसलिए मैंगो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपका राम किल्ड रावण। तो देखिए, यहाँ पे जो राम जी हैं ये तो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राम जी रावण को मारने का काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है, तो राम जी कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, तुम मारने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो किल्ड है आपका ये एक्शन हो जाएगा, तो ये आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो रावण पे पड़ रहा है, तो रावण आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी
सब्जेक्ट का प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से समझते हैं जीरो लेवल वर्ब को। अभी तक हमने वर्ब के बारे में थोड़ा मोड़ा समझ लिया है, अब हम लोग वर्ब को और अच्छे तरीके से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ब का पहचान क्या है, तो आपको मैंने बताया था एक्शन, स्टेट और पोजीशन के ज़रिए हम लोग पता करते हैं कि वर्ब क्या है, यानी कौन सा चीज़ वर्ब है। ठीक है। दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज का बेस वर्ब को माना जाता है। जैसे हिंदी लैंग्वेज का बेस आपका क्रिया होता है, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज का बेस वर्ब को माना जाता है। ठीक है। ये आपके दो पार्ट में डिवाइड है, सभी लोगों को पता होगा। पहला आपका मेन वर्ब होता है और दूसरा आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है। पर यहाँ पे हम लोग समझते हैं मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंस है। देखिए आइए समझते हैं पहले मेन वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब आपका मीनिंगफुल होता है, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर ये अकेला आता है तो ये आपका मीनिंगफुल रहेगा। जैसे कि आप बोलेंगे काइट फ्लाइज, ठीक है, तो फ्लाइज तो आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है। पर ये सेंटेंस में सिर्फ फ्लाइज यानी मेन वर्ब आया है, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है ना कि पतंग उड़ती है। पर अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे इज़, जैसे कि काइट इज़, तो इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो यानी मेन वर्ब मीनिंगफुल वर्ब होते हैं। ठीक है। ये किसी भी सेंटेंस में अकेले आ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये मीनिंगफुल है तो ये सेंटेंस में अकेले आ सकते हैं। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो मीनिंगफुल नहीं होते हैं, वो आपके मीनिंगलेस होते हैं। ठीक है। यही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में। ठीक है। इसकी संख्या अनलिमिटेड होती है, अनलाइक ऑक्सिलरी वर्ब के लिमिटेड संख्या होती है, लेकिन इसकी संख्या अनलिमिटेड है। ठीक है। वर्ब तो कुछ भी हो सकता है ना, लुक, वॉच, फ्लाई, टॉक, वॉक, कुछ भी, सब चीज़ वर्ब है। में उसको कहते हैं हम लोग मेन वर्ब। पर ऑक्सिलरी वर्ब आपका इज, एम, आर, वाज, वर, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो कि लिमिटेड है। उसको आगे पढ़ते हैं। देखिए मेन वर्ब के भी 5 फॉर्म होते हैं, तो आइए समझते हैं वो वर्ब के वो 5 फॉर्म क्या होते हैं। देखिए एग्जाम्पल के ज़रिए उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपका रेगुलर वर्ब होता है, ये आपका इरेगुलर वर्ब होता है। रेगुलर वर्ब कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान हो वो आपका रेगुलर वर्ब होता है, और इरेगुलर वर्ब आपका जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होता है, उसको हम लोग इरेगुलर वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख ही लिए हैं, किल, किल्ड, किल्ड, किलिंग, किल्स, यहाँ पे दोनों समान हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, यहाँ पे आपका V2 अलग है और गॉन अलग है। ठीक है। अब समझते हैं ये 5 फॉर्म के बारे में। देखिए मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल नंबर होता है। ठीक है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल नंबर होता है। कोई भी वर्ब अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ही होता है, जैसे कि वॉच, वॉक, टॉक, ये आपके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली ईडी लगा देते हैं, तो वो आपका सेकंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है। हम रेगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं तो ईडी लगा देंगे, पर इरेगुलर के बारे में बात करेंगे तो इसका अलग होता है, इसमें ईडी नहीं लगते हैं, इसके कुछ अलग होते हैं नियम। ठीक है। वो आपको मैं कंप्लीट लिस्ट दे दे रहा हूँ, PDF नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इरेगुलर वर्ब से। ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यूजुअली जो यूज़ होते हैं। देखिए थर्ड फॉर्म में भी आपका ईडी लगता है। ठीक। और फोर्थ फॉर्म की बात करें तो ING से इसका पहचान होता है। वर्ब में अगर ING लगा देते हैं तो वह वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है। ठीक है। अगर फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो फिफ्थ फॉर्म के लिए हम लोग वर्ब में एस और ES लगाते हैं,
तो वो मेन वर्ब का 5th फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये पांचों फॉर्म समझ में आ गया है। एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, ये रहा, अगर नाउन में एस और ईएस लगाएंगे तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, पर अगर वर्ब में लगाएंगे तो वो आपका सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसी के बेस्ड सारे क्वेश्चंस, यानी ज़्यादातर क्वेश्चंस इसके बेस्ड आते हैं वर्ब से रिलेटेड। ठीक है, एस और ईएस को लेके। चलिए अब समझते हैं मेन वर्ब की कंपोनेंट के बारे में। तो देखिए, मेन वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? तो जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लें वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं वो आपके इंट्रांजिटिव होते हैं। पर इनके साथ आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं इनके पहले प्रीपोजिशन जोड़ के। ठीक है, ये अलग बात है, पर याद रखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब जो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो, और इंट्रांजिटिव जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के हो, उसको कहते हैं हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक एकदम अच्छे समझ में आ गया है। तो अब चलते हैं अपने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो आइए अब समझते हैं अपने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और उसको कैसे पहचाना जाएगा? देखिए, पहली बात, ऑक्सिलरी वर्ब आपका मीनिंगलेस होता है। जैसे आपका मेन वर्ब जो होता है वो आपका मीनिंगफुल होता है, वैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब आपका मीनिंगलेस होता है। ठीक है, ये मेन वर्ब को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? देखिए, जैसे आप बोलते हैं सी इज़ वॉकिंग। ठीक है, तो वॉकिंग आपका मेन वर्ब का 4th फॉर्म है। ठीक, उससे पहले आपका क्या आया है? इज़ आया है। इज़ आपका क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ये बता रहा है कि वो वॉक कर रही है। ठीक है, तो यानी कि मेन वर्ब को कंट्रोल करता है, ये मेन वर्ब से पहले आकर मेन वर्ब को कंट्रोल करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका कि इसकी संख्या लिमिटेड है। जैसे कि आपने देखा था मेन वर्ब का, कि मेन वर्ब का संख्या अनलिमिटेड है। वहाँ पे आप कोई भी वर्ब उठा लीजिए, टॉक, वॉक, वॉच, ये बहुत सारी मतलब अनलिमिटेड मेन वर्ब होती हैं, पर ऑक्सिलरी वर्ब आपकी लिमिटेड होती हैं। कितनी होती हैं? तो मुख्यतः 12 होती हैं और टोटल 24 होती हैं। ठीक है, इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग समझते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, आइए टेबल के ज़रिए समझते हैं। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आपके 3 होते हैं, बी, डू, हैव। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जैसे कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, वैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब के 2 फॉर्म होते हैं। एक प्रेजेंट फॉर्म होता है और एक पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो बी के आपके प्रेजेंट फॉर्म क्या हैं? इज़, एम और आर, और पास्ट फॉर्म इसका क्या है? वॉज, वर। ठीक है, डू का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट फॉर्म डू, डज, और पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। हैव का प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगा? हैज़, हैव, और पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की ओर। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को भी टेबल से समझते हैं। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में पहले आपके क्या आते हैं? शैल आता है, विल, कैन, मे, नीड, डेयर, मस्ट, यूज टू एंड ऑड टू। ठीक है, पर इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कभी भी आपका टू नहीं आता है, बस यूज्ड टू और ऑड टू को छोड़ाकर। ये आपके एक्सेप्शनल हैं, बाकी इन सब के साथ आप कभी टू नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको टू लगाकर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि वहाँ पे ये एरर होता है, उसी को आपको रेक्टिफाई करना होता है। ठीक है, पर यूज्ड टू और ऑड टू में आपका टू आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रेजेंट फॉर्म सेम होता है, शैल, पास्ट फॉर्म होगा शुड, विल का प्रेजेंट फॉर्म विल होगा और पास्ट फॉर्म वुड होगा, कैन का प्रेजेंट फॉर्म आपका कैन होगा और पास्ट फॉर्म कुड होगा, मे का प्रेजेंट फॉर्म आपका मे होगा और पास्ट फॉर्म आपका माइट होगा, नीड का प्रेजेंट फॉर्म आपका नीड होगा और पास्ट फॉर्म इसका भी नीड होगा। ठीक है, डेयर का आपका प्रेजेंट फॉर्म
डेयर होगा और इसका कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है, ठीक। मस्ट का आपका प्रेजेंट फॉर्म मस्ट होगा और इसका भी पास्ट फॉर्म नहीं होता है, ठीक। यूज्ड टू का आपका प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता है, इसका होता है पास्ट फॉर्म, ठीक है, यूज्ड टू। और ऑट टू का प्रेजेंट फॉर्म होता है और इसका पास्ट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। अभी अगर एक बार में समझ नहीं आया है तो वीडियो के बाद आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने कुछ एक्सेप्शंस की ओर, जहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब की तरह काम करता है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब की तरह काम करते हैं वो आपके बी हैं, डू, हैव, विल, नीड, डेयर, ठीक है। पर इससे पहले आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये वर्ड यानी ये ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं, अगर ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगे तो इनका खुद का एक मतलब होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब आपका मीनिंगफुल होता है, तो जाहिर सी बात है इसके भी कुछ मीनिंग होंगे, ठीक है, अगर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं तो। पहले समझते हैं, अगर ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करेंगे तो इसके भी 5 फॉर्म होंगे, क्योंकि मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं बी ग्रुप के कौन से 5 फॉर्म हैं। तो इसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा आर और बी, सेकंड फॉर्म हो जाएगा वॉज वर, थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीन, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा आपका डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा इज़ और एम, ठीक है। बी ग्रुप में ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको आप 2-3 बार और समझ लीजिएगा कि V5 में आपका इज़ एम होता है और V1 में आपका आर और बी होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है, ओके। डू ग्रुप का क्या होता है? डू फर्स्ट फॉर्म होता है, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म, डूइंग फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आपका डज हो जाएगा। लाइकवाइज हैव का हो जाएगा हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज़। विल का क्या हो जाएगा? विल, विल्ड, विल्ड, विलिंग, विल्स। नीड का क्या हो जाएगा? नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग एंड नीड्स, ठीक है। डेयर का क्या हो जाएगा आपका? डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग और डेयर्स, ठीक है। आपने ये समझ लिया कि इसके 5 फॉर्म होते हैं। 5 फॉर्म क्या होते हैं? मेन वर्ब की तरह काम करेंगे तो इनका कुछ अपना भी मतलब होगा। तो आइए समझते हैं इनका मतलब क्या होगा मेन वर्ब में। देखिए, पहला है आपका बी ग्रुप। बी ग्रुप में आपका होता है होना या बनना, ठीक है। अगर ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगे तो इनका मतलब होगा होना या बनना। सेकंड है आपका डू। डू मतलब करना, सबको पता है, डू और डाई, ठीक है। थर्ड है आपका हैव, पास होना या रखना या खाना पीना, ठीक है। हैव का मतलब ये होता है जब वो मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। विल, विल का होता है चाहना या इच्छा करना, जैसे कि आई एम विलिंग टू डू दिस, तो विलिंग जो है ये इच्छा करना, ठीक है। डेयर, हिम्मत करना या चुनौती देना, ठीक है। और नीड का हो जाएगा ज़रूरत होना या आवश्यक होना। तो ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब में आते हैं तो इनका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। चलिए, इस वीडियो के कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सिली मिस्टेक्स लोगों से हो जाती है, उसको हम लोग आज यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। देखिए, पहला है आपका ईट, टेक और हैव बराबर होते हैं अगर खाने पीने के बारे में बात किया जाए तो। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हैव अगर मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो उसका खुद का एक मतलब होगा, तो खाने पीने में हैव का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इनका मतलब ईट के बराबर ही होगा। फिर ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, टेक का टुक होता है, हैव का हैड होता है। थर्ड फॉर्म ईट का ईटन हो जाएगा, टेक का टेकन हो जाएगा और हैव का हैड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे कि आप ईट को फर्स्ट फॉर्म में जैसे इस्तेमाल करेंगे तो ईट की जगह टेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हैव इस्तेमाल कर सकते हैं। ईट को अगर सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो एट की जगह टुक का इस्तेमाल कर सकते हैं और हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ईटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के ज़रिए इसको अच्छी तरीके से क्लेरिफाई करते हैं। और ये रहा आपका एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, तो इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा हैज़ हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा आई हैव ईटन फूड। ठीक है, यहाँ पे हमने ईटन लगाया है तो ये आपका हो जाएगा मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, लेकिन इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव टेकन फूड। ठीक, ईटन के जगह हमने टेकन लगा दिया, मतलब इसका कुछ चेंज नहीं हुआ है, मतलब अभी भी वही है। आप ये भी कह सकते हैं आई हैव हैड फूड। ठीक है, यहाँ पे लोग सोचते हैं यहाँ पर हैव भी आ गया और हैड भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हैड मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और ये जो हैव है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब का हैव और मेन वर्ब का हैव का डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल की ओर। और सेकंड एग्जांपल है आपका मैं खाना खा चुका था। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं आई हैड ईटन फूड। ठीक, आई हैड टेकन फूड, ईटन की जगह हमने टेकन लगा दिया, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ इसका। आई हैड हैड फूड, अब यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि हैड 2 बार आ गया तो ये गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं हुआ है, क्योंकि ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, आप समझ गए हैं क्यों ये हैड लगा है यहाँ पे। ठीक, चलिए तो वीडियो को बस यहीं पे अब ख़त्म करते हैं और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूरा ग्रामर पोर्शन ख़त्म करने वाले हैं। तो थैंक यू एस्पिरेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।